हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल आरएस पाठशाला में। दोस्तों, अभी इस चैनल को अपन आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला बोलते थे। अभी मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है और ये आरएस पाठशाला अपना हो गया है, क्योंकि अभी इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य आरएस एग्जाम की तैयारी करना है, जिसमें आरएस प्री और मेंस दोनों की अपन यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो अगर आप भी आरएस एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी को कुछ बूस्टर डोज मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, है ना। और जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि भारतीय संविधान पढ़ने के लिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक के अलावा कोई और इससे अच्छी बुक हमारे पास नहीं है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जो कि हमारे आरएस के जीएस पेपर थर्ड का हिस्सा है ना। जीएस पेपर थर्ड का हिस्सा है और ये आरएस प्री में भी पूछा जाता है। तो ऐसे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसको पढ़ने का सबसे सही जगह है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक, जो कि 7th एडिशन में नहीं आ चुकी है। 700 रुपये मात्र लगते हैं, आपको ये खरीद लेनी चाहिए। आपके पास 6th एडिशन है तो कोई बात नहीं, वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण अपन पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि भारतीय संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है ना। और उसके बाद अपन ने देखा कि भारतीय संविधान में कैसे अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। और अपन ने फिर देखा भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या है ना। मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए गए वो क्या है और कितने प्रकार के मूल अधिकार है, वो अपन ने देखा। 7 प्रकार के मूल अधिकार है, जो बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, केवल 6 प्रकार के रह गया ना। क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या कर लिया गया, हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, 31 के अंतर्गत जो आता था वो हटा दिया। तो अब बच गए 6 अधिकार, है ना। 6 अधिकारों में सबसे पहला आता है समता का अधिकार। ये समता का अधिकार है ना, आर्टिकल 14 से 18 में डिफाइन किया गया है ना। तो 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार। इस समता के अधिकार में अपन आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 14, जो क्या है, समता के अधिकार का पहला आर्टिकल है। तो बिना देरी किए अपन करते हैं शुरू इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से, तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखना है, फिर सर की बुक को बार बार में पढ़ना है। तब तो आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी कहीं भी कोई नोट्स वोट्स लेने की कोई जरूरी नहीं है। ये आपका सबसे बेटर तरीका है तैयारी करने का, ठीक है। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आप प्री और मेंस दोनों में अच्छा स्कोर कर सकोगे, है ना। तो अपन देखते हैं आर्टिकल 14, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है देखते हैं। देखो, आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य, अब ये राज्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 12 में राज्य क्या है उसकी बात अपन कह चुके हैं। एक बार फिर रिमेंबर आपको याद दिला देता हूँ। राज्य के अंतर्गत कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और अन्य वैधानिक और संवैधानिक निकाय। ये सब राज्य की परिभाषा में आता है और ये राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 पर लागू होती है ना। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप ये वीडियो देखने के बाद वो भी देख सकते हैं। तो अब अपन अपना यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष क्षमता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, है ना, के वंचित नहीं करेगा। तो देखो क्या कहता है आर्टिकल 14, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, है ना। अब अपन ने देख लिया कि राज्य का क्या मतलब है। भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब होता है इंडियन टेरिटरी। अब यहाँ व्यक्ति के 3 अर्थ है। देखो, व्यक्ति में यहाँ कौन कौन शामिल है, यहाँ व्यक्ति में शामिल है नागरिक, ठीक है। नागरिक जो कानूनी रूप से यहाँ से रहने वाले हैं उनको बोलते हैं नागरिक। दूसरा आता है विदेशी व्यक्ति, एलियंस। विदेशी में केवल उन्हीं को शामिल करते हैं जो मित्र देशों से आते हैं, है ना। ये डिसाइड कौन करता है, होम मिनिस्ट्री की, कौन मित्र देश है और कौन शत्रु देश है। तो व्यक्ति में क्या क्या हुआ, नागरिक प्लस विदेशी प्लस कानूनी व्यक्ति,
ये कानूनी व्यक्ति क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है ना। ऐसी संस्थाएं या ऐसी कंपनियां जो किसी भी केस कर सके या उन पे केस किया जा सके या उनकी कोई संपत्ति हो, ऐसे क्या है कानूनी व्यक्ति होते हैं। तो राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति के अंतर क्या है, नागरिक प्लस विदेशी व्यक्ति प्लस कानूनी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। अब सब कुछ समझ में आया, लेकिन ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण क्या है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसको अभी अपन क्लियर करते हैं। चलो देखते हैं। देखो अभी जो अपन ने इसकी जो परिभाषा पढ़ी, अनुच्छेद 14 को अपन ने पढ़ा है ना, तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। देखो, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्री और मेंस कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है ना। सबसे पहली बात, ये जो विधि के समक्ष समता का विचार है वो कहां से लिया गया है, तो ये इंग्लैंड से लिया हुआ है। हो गई। विधि के समान संरक्षण का विचार कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से। जैसा कि अपन ने बात किया था जब अपन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि बी आर अम्बेडकर के शब्दों में कि भारत के संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद किया हुआ है। छानने का मतलब वहां से जो भी वहां के जो विचार थे, वहां के संविधान के जो सिद्धांत थे, उनको लिया गया और उनको भारत के अनुरूप ढाला गया, है ना। तो इस प्रकार देखो, हमने समता का अधिकार कैसे लिया है, समता के अधिकार में आर्टिकल 14 को कैसे लिया है, हमने दो तरीके से इसको लिया है। इंग्लैंड से तो लिया है विधि के समक्ष समता को, और विधि के समान संरक्षण का जो विचार है वो लिया है अमेरिका से। यहां तक क्लियर। उसके बाद अब विधि के समक्ष समता है क्या, उसको अपन 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और विधि का समान संरक्षण है, इसको भी अपन 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे। अब देखो, विधि के समक्ष समता का जो विचार है उसको समझने के लिए ये 3 पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि विधि के समक्ष समता के अंतर्गत किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकार नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि विधि के समक्ष समता का विचार या जो कॉन्सेप्ट है या जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, वहां के रहने वाले किसी भी नागरिक को विशेषाधिकार नहीं होंगे, यानी कि कानून के समक्ष सब क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा बात यह बोलता है कि यह साधारण विधि, साधारण विधि और विधि न्यायालय, ये सब सभी के लिए एक समान होंगे। यानी कि देश में जो कानून बन गया ना, एक कानून, वो सब के लिए एक समान होगा, और न्यायालय में उनके साथ जो भी व्यवहार होगा वो भी एक समान होगा, ठीक है। तीसरी और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विधि के समक्ष समता के विचार किया वो है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। अब देखो, इन 3 चीजों में क्या देखा अपन ने, विशेषाधिकार नहीं, साधारण विधि और विधि न्यायालय में सबके साथ समान व्यवहार होगा, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। तो विधि के समक्ष समता का ये विचार यह कहता है कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया, है ना, चाहे वो अमीर हो, इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सरकारी क्लर्क हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई साधारण ठेला लगाने वाला हो, सबको एक ही कानून के अंतर्गत उन पे कार्रवाई की जाएगी, या कानून सबके लिए समान होगा। इसको क्या बोलते हैं, विधि के समक्ष समता, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें हर चीज का निषेध किया गया है। देखो, विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, साधारण विधि और विधि न्यायालय सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करेंगे, किसी के साथ वो विभेद नहीं करेंगे, और कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, सब जगह क्या है, नहीं है, निषेध करता है। तो ये क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है। ये कौन सी अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। अब आई होप आपको विधि के समक्ष समता समझ में आया होगा। विधि के समक्ष समता को एकदम सरल भाषा में समझे तो कानून के समक्ष सब क्या होंगे, समान होंगे। कानून ही सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कोई नहीं है।
ये विधि के समक्ष समता का विचार है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे संविधान निर्माता ने इसको अपने आप में पूर्ण नहीं समझा। पूर्ण नहीं समझा, इसका कारण क्या है वो अपन अभी देखेंगे। देखो, अभी अपन ने देखा था, देखो एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं अपन। देखो, अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, है ना। तो अभी अपन ने एक चीज तो देख ली कि भाई विधि के समक्ष समता क्या होती है। अभी अपने को देखना है विधि का समान संरक्षण। अब विधि का समान संरक्षण सबसे पहली अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो विधि का समान संरक्षण है इसको भी अपन 3 पॉइंट्स में समझेंगे। देखो, ये कहता है समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अब देखो, यहां ये दोनों मेल नहीं खाते। ये दोनों मेल कैसे नहीं खाते? जैसे कि आपको पता है कि मान लो कोई 16 साल का बच्चा कोई क्राइम कर दे और वही क्राइम इंडिया में कोई 21 साल का बच्चा क्राइम कर दे, तो क्या उन दोनों को बराबर सजा मिलेगी? इसका क्या जवाब होगा बताओ आप? नहीं मिलेगी ना। तो इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण क्या है कि भारत में विधि के समक्ष समता के साथ साथ विधि के समान संरक्षण को भी लागू किया जाता है, यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, है ना। ये बच्चा क्या होगा, 16 साल का ना समझ होगा या किसी के बहकावे में आके ये काम कर सकता है, तो इसको सजा कम दी जाएगी भारतीय कानून के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन जो 18 या 18 साल से ऊपर का है उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है, तो उसको पूरी और कठोर सजा दी जाएगी। इसी को बोलते हैं विधि का समान संरक्षण, जो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण को दूसरा पॉइंट ये है कि समान विधि के अंतर्गत सभी के साथ समान व्यवहार। अब इससे क्या मतलब हुआ? देखो, समान विधि होगी तो समान व्यवहार। इससे मतलब ये है, आपने टैक्स सिस्टम, आपको इंडिया का पता होगा टैक्स सिस्टम क्या है कि भाई आज के डेट में मैं एकदम परफेक्ट आंकड़े तो मुझे नहीं पता है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। देखो कि आदमी कोई 0 से 5 लाख रुपए तक कमाता है। एक आदमी कमाता है 15 लाख रुपए साल के। ठीक है, तो इंडिया में इस पे टैक्स 0 है, नील है इस पे टैक्स, जबकि इसको 20 से 30% तक टैक्स देना होता है। तो अब मान लो ये आदमी जाके जो 30% टैक्स होता है ये बोल दे कि मुझे विधि के समक्ष समता प्राप्त नहीं हो रही है, तो मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, और हाईकोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा दे, तो क्या इसकी सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि हमारा देश विधि के समक्ष समता के साथ साथ विधि के समान संरक्षण को भी लागू करता है। और विधि का समान संरक्षण कहता है कि समान विधि के साथ समान व्यवहार होगा। अब समान विधि यहाँ क्या है? देखो, समान विधि क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि 0 से 5 लाख की तनख्वाह वालों को 0 टैक्स देना होगा, जबकि 15 लाख या उससे ऊपर वालों को 20 से 30% टैक्स होगा। तो इसके लिए अलग विधि बनी हुई है 0 से 5 लाख वाले, और इसके लिए अलग विधि बनी हुई है। तो समान विधि में समान व्यवहार होगा, न कि असमान विधि में समान व्यवहार होगा। आपको समझ में आया होगा? नहीं आया तो आप दोबारा इसको एक बार बैक करके देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब इसका तीसरा और फाइनल पॉइंट ये बोलता है बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। समान के साथ समान व्यवहार, है ना। समान के साथ समान व्यवहार, देखो आपको यही समझ में आ गया होगा कि 5 लाख की तनख्वाह वालों सबको, अब इस 5 लाख की तनख्वाह वालों में से अगर कोई भेद करे ना, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और धर्म के आधार पर, तो अपन कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन समान के साथ अगर समान व्यवहार हो, 0 से 5 लाख की तनख्वाह वालों को 0% टैक्स और 15 लाख और उससे ऊपर वालों को 20 से 30% टैक्स देना है, तो ये क्या है? समान के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत है। तो ये मूल अधिकार का हनन नहीं है। इस प्रकार अपन ने देखा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि
ये जो हमारे आर्टिकल 14 का जो आत्मा है ना, जो मूल चीज है विधि के समक्षमता, ये कहाँ से आई है इसको देखेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि ये जो विधि के समक्ष क्षमता का जो सिद्धांत है या जो अवधारणा है या जो विचार है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये आया है ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी के सिद्धांत से। यह आया है एवी डाइसी के सिद्धांत से। अब ये क्या था, एक ब्रिटिश न्यायविद था, यानी कि ब्रिटिश जज थे ये एक। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, विधि का शासन। इनका सिद्धांत क्या था, विधि का शासन। और इस विधि के शासन का जो मूल तत्व था ना, जो हमारे संविधान में लिया हुआ है, मूल तत्व क्या था, विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता, है ना। ये इसका क्या था, मूल अवधारणा थी, है ना। तो अपन ने देखा कि विधि के समक्ष जो समता का जो अवधारणा है वो कहाँ से आई है, एवी डाइसी के विधि के शासन के सिद्धांत के अनुसार। और विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व क्या है, विधि के समक्ष समता। अब इस विधि के शासन को अपन 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे। अब ये विधि का शासन क्या होता है, इसकी क्या अवधारणा है, इसको 3 पॉइंट्स में अपन देखेंगे, है ना। तो विधि के शासन का सबसे पहला पॉइंट ये है कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि मान लो किसी भी व्यक्ति को कोई सजा दी जाती है ना, तो वो कानून के उल्लंघन पे ही दी जाएगी, कानून के उल्लंघन पे। और उसने जो कानून या जो क्राइम किया है उसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो ही सजा उसको दी जाएगी, न कि मनमाने तरीके से या तानाशाही तरीके से उसको सजा दी जाएगी। तो विधि के शासन के सिद्धांत का सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर का चाहता है या कोई किसी पार्टी का सदस्य है कई, तो वो उसको सजा कम देंगे, और दूसरा है वो जो उस पार्टी का सदस्य नहीं है जिसकी सरकार है उसको सजा ज्यादा देंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति यानी किसी को सजा मिलेगी तो किसके अनुसार, कानून के अनुसार। कानून के उल्लंघन में जिस सजा का प्रावधान है वही सजा उसको मिलेगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है ना, वो हमारे संविधान में लिया गया वही है विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता, और इसको अपन ने पहले ही देख लिया है, 3 पॉइंट्स में कवर किया था ना, विधि के समक्ष क्षमता, है ना। कानून से ऊपर कोई नहीं है और विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेंगे। और तीसरा क्या था कि साधारण विधि और साधारण विधि न्यायालय में सभी के साथ एक समान व्यवहार होगा। ये क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून सबके लिए समान है। ठीक है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट इसका है, इसमें व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता होती है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को जो अधिकार होते हैं ना, व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं या उसको जो अधिकार चाहिए उसके अनुरूप संविधान को बनाया जाता है, उसके अनुरूप कानून बनाए जाते हैं या उसके अनुरूप संविधान बनाया जाता है, न कि संविधान के अनुरूप व्यक्तिगत अधिकार बनाए जाते हैं, न कि संविधान के अनुरूप व्यक्तिगत अधिकार बनाए जाते हैं। संविधान स्रोत नहीं है व्यक्तिगत अधिकारों का, जबकि व्यक्तिगत अधिकारों के मिश्रण से ही क्या बनेगा, हमारा संविधान बनेगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ये जो तीसरी जो अवधारणा है ना, ये हमारे भारतीय संविधान पे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का स्रोत क्या है, हमारे मूल अधिकारों का स्रोत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है, समय समय पर कानून बनते हैं, उसी के अनुसार वो
वहाँ की पार्लियामेंट क्या है, बहुत पावरफुल है। वहाँ की पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है और समय समय पर कानून बनाती है, और वो ही उनको कोई रोक नहीं सकता। वहाँ जुडिशरी उनको फेल नहीं कर सकती, उनको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती, और वही एक संविधान की तरह काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सुप्रीम लॉ क्या है? इंडिया में सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के असंगत कोई कानून बना देता है तो हमारी जुडिशरी क्या करती है? हमारी जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देती है, उसको खत्म कर देती है, क्योंकि जुडिशरी के पास क्या है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत उसके पास है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे कि एविडाइसी के विधि के शासन का सिद्धांत की जो तीसरी अवधारणा है वो व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, वो भारतीय संविधान या भारतीय शास्त्र राज्य व्यवस्था में लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये था एविडाइसी का सिद्धांत। और इसमें जो फाइनल और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी संविधान के कोई भी अनुच्छेद की बात करेंगे तो उसमें हमें एक दो बार उच्च न्यायालय की कोई न कोई उसमें फैसला किया हुआ मिलेगा, और वो अपने को याद रखना है। क्यों? क्योंकि संविधान का मुख्य व्याख्याकार कौन है? आज संविधान की लास्ट व्याख्याकार कौन है? उच्च न्यायालय, है ना। तो इस बारे में उच्च न्यायालय यह बोलता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि के शासन का सिद्धांत है ना, विधि के शासन का सिद्धांत, यह संविधान का मूलभूत तत्व है। और मूलभूत तत्वों को आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो 1973 में जो केशवानंद भारती मामले में जो फैसला सुनाया था, उसमें कौन सा डॉक्ट्राइन दिया था? बताइए, कौन सा डॉक्ट्राइन दिया था केशवानंद भारती मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन दिया था क्या? संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत, है ना। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत संविधान के मूल तत्वों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बात याद रखना कि उच्च न्यायालय ने बोला है, उच्च न्यायालय ने क्या बोला है? विधि के शासन का जो सिद्धांत है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, वो क्या है? मूलभूत सिद्धांत है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अभी तक अपन ने देखा आर्टिकल 14 क्या कहता है, और फिर अपन ने देखा कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण से क्या मतलब है। उसके बाद अपन ने देखा कि विधि के समक्ष क्षमता का सिद्धांत आया है कहाँ से? विधि के शासन से। और विधि का शासन किसने दिया? ब्रिटिश न्यायविद एविडाइसी ने। एविडाइसी के सिद्धांत को आपको 3 पॉइंट्स में अपन ने समझा कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, यानी कि इच्छा से नहीं कानून से चलेगा देश। दूसरा, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून सबके लिए समान है। तीसरा देखा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, न कि और इसमें अपन ने देखा कि संविधान का स्रोत क्या है? व्यक्तिगत अधिकार। लेकिन हमारे स्थिति में ये क्या उल्टा, हमारे अधिकार का स्रोत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और लास्ट और इम्पोर्टेंट देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या में कहा है कि विधि का जो शासन है, वो विधि का शासन का सिद्धांत क्या है? संविधान का मूल तत्व है, और मूल तत्व को हटाया नहीं जा सकता। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। क्लियर? अब अपन देखेंगे कि ये अब अपवाद सभी जगह होते हैं, है ना। तो वो अपवाद क्या है? आर्टिकल 14 के अपवाद क्या है वो अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मूल अधिकार के आर्टिकल 14 के अपवाद, इसके अपवादों में पहला अपवाद है आर्टिकल 361। इसके अंतर्गत क्या दिया हो गया है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ इम्यूनिटीज दी गई है, कुछ संरक्षण दिया गया है। किस बातों में? वो अपन देखते हैं। देखो, आर्टिकल 361 के अंतर्गत देखो, पहले बात जो ये क्या दी गई है वो ये है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, है ना, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, वो अपने कार्यालय से संबंधित जो उनको जो कार्य दिए गए हैं ना, उनसे संबंधित किसी भी कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, है ना।
जैसे कोई आईएएस होता है ना, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि भी उसके रिटायर होने के बाद भी उसके द्वारा किए गए कामों की अगर जांच होती है और उसमें कुछ कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो, राज्यपाल और राष्ट्रपति को यहाँ पर ये छूट दी गई है कि वो अपनी ऑफिस में, अपनी ऑफिशियल जो शक्ति है उसके अंतर्गत कोई भी कार्य करता है तो उसके देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में कोई जवाबदेहिता नहीं होगी, है ना। तो ये पहला अपवाद हो गया ना, समता का अपवाद में पहला अपवाद हो गया ना, कि भाई एक आईएएस को तो जवाब देना पड़ता है लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति को नहीं देना पड़ता है। तो ये अपवाद है, और एक्चुअली में देखें तो एक तर्कसंगत अपवाद है, क्योंकि आईएएस जो करता है वो अपनी सोच समझ के हिसाब से करता है, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल तो एक मुहर की तरह काम करते हैं। कोई भी लॉ पास होता है तो उस पर उनको सहमति देनी होती है, इसीलिए ये जो आर्टिकल 361 है इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। अभी दूसरा ये है, देखो, कि यहाँ पर अपन जब भी बात करेंगे ना, दूसरा दूसरा ये कहता है कि कोई भी, मतलब हमारे राष्ट्रपति और कोई भी राज्य का राज्यपाल हो, है ना, उस पर, और जब वो अपनी पोस्ट पर बैठा है तो उस पर न तो कोई दंडिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और न ही उसको चालू रखा जा सकता है। यानी कि अगर पहले से कोई, मान लो कोई व्यक्ति है जिस पे दंडिक कार्रवाई शुरू शुरू की गई है ना, उस पर कोई केस लगाया गया जिसके अंदर उसको दंड दिया जा सकता है, अगर वो राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गया तो वो कार्यवाही वहीं समाप्त मानी जाएगी, है ना। दूसरी बात ये है कि ये अपनी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और उन पर कोई, उसके दौरान उन पर कोई दंडिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी कि उस पर कोई केस भी नहीं किया जा सकता जिसके अंतर्गत उनको कोई दंड मिले। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई दंडिक कार्यवाही तो ठीक है, दंडिक कार्यवाही तो नहीं की जा सकती, इवन उन पर कोई केस भी या मुकदमा भी शुरू नहीं किया जा सकता, है ना। किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही उनके विरुद्ध शुरू नहीं की जा सकती, है ना। उनकी गिरफ्तारी या कारावास से संबंधित कोई भी काम शुरू किया नहीं जा सकता, यानी कि न तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, न उनको कारावास दिया जा सकता है, न उन पर कोई केस शुरू किया जा सकता है। तीन जो अपन ने अपवाद इसके पढ़ लिया है ना। पहला क्या था, राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं होगा उनके विरुद्ध कोई, वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, है ना। जवाबदेह नहीं होंगे किसके प्रति, अपने के द्वारा किए गए काम के प्रति। दूसरा, उनको राष्ट्रपति और राज्यपाल को देश के किसी भी न्यायालय में दंडिक कार्रवाई न तो शुरू की जा सकती है न चालू की जा सकती है ना। सॉरी, न तो शुरू की जा सकती है न चालू रखी जा सकती है। अगर पुरानी है और उसके बाद वो राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गए तो उसको बंद माना जाएगा, और अगर वो पहले से राष्ट्रपति या राज्यपाल है तो उन पर दंडिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तीसरा, अपन ने देखा कि उनको गिरफ्तारी या कारावास से संबंधित कोई भी न्यायालय उनको ऐसा आदेश नहीं दे सकता जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल को गिरफ्तार या कारावास के लिए कोई बात कही गई हो। चौथा और अंतिम क्या है, देखो, चौथा और अंतिम, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अब मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल है, वो अपने पोस्ट के अलावा कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके अंतर्गत उनके विरुद्ध क्या करना पड़ जाए, दीवानी मुकदमा चलाना पड़ जाए। मान लो इनमें से किसी एक ने अपने घर के पास वाले की जमीन हड़प ली, है ना, उसको उसको गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया, तो उन पर दीवानी मुकदमा भी नहीं किया जा सकता, दीवानी मुकदमा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक शर्त है, अगर दीवानी मुकदमा करना है तो उनको 2 माह पहले नोटिस दे दो, उनको 2 माह पहले के नोटिस दे दो। वो नोटिस देने के बाद पर उनको दीवानी मुकदमा किया जा सकता है। वो भी कब, जब वो कोई अब काम व्यक्तिगत सामर्थ्य में करे, यानी कि खुद करे, उसके अंतर्गत उनकी पोस्ट का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो, ठीक है। तो ये अपन ने देखा सबसे पहला अपवाद क्या था, आर्टिकल 361। इसके अंतर्गत क्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ इम्यूनिटी दी गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ इम्यूनिटीज दी गई है, कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है, कि वो अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाब देने होंगे, ठीक है। उन पर दंडिक की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, न चालू रखी जा सकती है। उनको गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकता। लास्ट में है, उनको दीवानी मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता, अगर करना ही है तो 2 माह का नोटिस देना पड़ेगा जब वो व्यक्तिगत सामर्थ्य में कोई काम करे, है ना। तो ये हमारा हुआ पहला अपवाद।
अब देखते हैं इसका दूसरा अपवाद। अब देखिए दूसरा अपवाद भी आर्टिकल 361 कै के अंतर्गत दिया गया। इसके अंतर क्या हुआ, कोई भी हो चाहे कोई भी व्यक्ति राज्य राज्य विधायिका या संसद के अंतर कोई भी कार्रवाई होती है, सत्य कार्रवाई, सत्य का मतलब जो वहां पर हो रहा है वही बात, सत्य कार्रवाई होती है और उसको उससे संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित कर देता है, किसी भी न्यूज़पेपर में या रेडियो पे सुना देता है या टेलीविजन पे दिखा देता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी न तो फौजदारी मुकदमा दायर हो सकता है और न ही दीवानी मुकदमा दायर हो सकता है ना, बशर्ते कि वो सत्य कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अगर संसद में कोई बहस हो रही है या राज्य विधायिका में, विधानसभा या विधान परिषद में कोई बहस हो रही है और उसको उसी के अनुरूप उस सत्यता के साथ प्रकाशित कर देता है कोई प्रकाशक, कहाँ, न्यूज़पेपर में कर दो, चाहे टीवी पे कर दो, चाहे रेडियो पे कर दो, तो उसके विरुद्ध देश के किसी भी न्यायालय में न तो फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है, न दीवानी मुकदमा दायर किया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा अपवाद। अब देखते हैं अपन तीसरा अपवाद। तीसरा अपवाद ये बोलता है कि संसद में या उसकी किसी समिति में सदस्य द्वारा, यानी कि संसद के सदस्य द्वारा अगर कोई बात बोल दी जाती है, ठीक है, या तो कोई बात बोल दी जाए या कोई अपना मत प्रस्तुत किया जाए, तो उस बात या मत के विरुद्ध है ना, मत के विरुद्ध न तो उस पे कोई, किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि संसद, जो भी सांसद है ना, संसद का सदस्य को अपन क्या कहते हैं, सांसद। सांसद कोई भी बात अगर बोल देता है कहाँ पे, या तो संसद में या उसकी समिति में, है ना, तो उसके विरुद्ध उसके कोई, उस पे अपन कोई एक्शन नहीं ले सकते, है ना, किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 105 के अंदर। ये कहाँ आता है, आर्टिकल 105 के तहत। अब देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट एकदम सिंपल सा है, देखो, जैसे सांसद नहीं बोल सकता, सांसद कोई भी समिति या संसद में कोई भी बात बोले तो उसके विरुद्ध न्यायपालिका में कोई भी केस दायर नहीं किया जाता ना, वैसे ही क्या होता है, चौथे में क्या गया है कि कोई भी विधायक या विधान परिषद का सदस्य, कोई भी हो, चाहे विधानसभा या विधान परिषद का, वो वहां पर जो वहां की विधायिका होती है ना, वहां पर कोई बात बोल दे या कोई विचार प्रस्तुत कर दे या कोई मत दे दे अपना, तो उसके विरुद्ध भी किसी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जैसे सांसद के विरुद्ध नहीं होती है वैसे ही विधायक के विरुद्ध नहीं होती है। ये हुआ है आर्टिकल 194 के तहत, जबकि सांसद वाली किसके अंतर्गत थी, 105 के तहत। अब देखते हैं इसका पांचवा अपवाद। पांचवा अपवाद वैसे तो देखो अभी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि पांचवा अपवाद संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, है ना, 31 नंबर अनुच्छेद 31 से, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं इसको। अब इसमें क्या कहा गया है कि जहां पर भी आर्टिकल 31 से, जहां भी आर्टिकल 31 गया आता है वहां आर्टिकल 14 समाप्त हो जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहां भी, जब आर्टिकल 31 गए है ना, आर्टिकल 31 गए, आर्टिकल 14 का क्या है, अपवाद है, आर्टिकल 14 का क्या है, अपवाद है। इसके अनुसार आप ये भी बोल सकते हो कि जब भी राज्य विधानमंडल, जब भी क्या, राज्य विधानमंडल नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, किसको लागू करने के लिए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या ग, उपधारा ख या ग का समावेश करता है,
तो उसे आर्टिकल 14 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जहां आर्टिकल 31 गैर लगता है ना, वहां आर्टिकल 14 समाप्त हो जाता है। जहां पर आर्टिकल ये लगता है ना 31 गए, वहां पर आर्टिकल 14 समाप्त हो जाता है। ये भी आर्टिकल 31 है, 39 नहीं है ना, ये आर्टिकल 31 है। तो आज देखो इसकी पांचवा अपवाद क्या है कि 31 गए है ना, 31 गए किसका अपवाद है? 14 का। और जब भी राज्य विधानमंडल डीपीएसपी को लागू करने के लिए और उस लागू करने के तहत आर्टिकल 31 गए या गए का समावेश करता है, तो उसको आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर 31 गए आता है वहां पर 14 खत्म हो जाता है। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको मेरे हिसाब से ये कम समझ में आया होगा, विस्तार से पढ़ेंगे अपन इसको डीपीएसपी में, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के भाग 4 में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अभी चलते हैं अपन आगे। अब देखो इसका छठा अपवाद क्या है। इसका छठा अपवाद ये है कि कोई भी विदेशी शासक जैसे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो गया या वहाँ का राष्ट्रपति हो गया, है ना, कोई भी विदेशी शासक, या फिर वहाँ का कोई राजदूत हो गया, या किसी भी प्रकार का कूटनीतिक व्यक्ति जैसे एम्बेसडर होता है ना, ये सब दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होते हैं। यानी कि ये जब अपने देश में आते हैं ना, तो इनके विरुद्ध अपन दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते। ये हो गई सिंपल सी बात। इसी तरह लास्ट और अंतिम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन और उसकी जो एजेंसियां हैं, यूनाइटेड नेशन और उसकी जो एजेंसियां हैं, जैसे कि यूनिसेफ हो गई, है ना, यूनिसेफ हो गई, और ये यूनेस्को हो गई, ये इसकी जो एजेंसियां है, इनको भी इम्यूनिटी दी गई है। किसके विरुद्ध? इनको भी इम्यूनिटी दी गई है, इनके विरुद्ध भी अपन दीवानी और फौजदारी मुकदमे नहीं लगा सकते। इस प्रकार अपना आर्टिकल क्या हुआ, 14 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा आर्टिकल 14 क्या है, फिर अपन ने देखा कि विधि का शासन का सिद्धांत क्या है, फिर अपन ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विधि का शासन मूल तत्व है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर अपन ने देखा कि इसके अपवाद क्या है। अपवाद में अपन ने देखा कि इसके अपवाद में सबसे पहले आर्टिकल 361 है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ इम्यूनिटीज दी गई है। इसके बाद अपन ने देखा आर्टिकल 361 का क्या है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, संसद में किसी भी कार्रवाई को प्रस्तुत करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार आर्टिकल 105 राज्य से संबंधित है, जिसमें राज्य में की गई कोई भी कार्रवाई को प्रदर्शित करता है तो उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उसके बाद अपन ने देखा कि जहां पर आर्टिकल 31 गैर लगता है वहां पर आर्टिकल 14 समाप्त हो जाता है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद अपन ने देखा कि विदेशी शासकों और विदेशी कूटनीतिक व्यक्तियों और यूएन की एजेंसियों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमे लागू नहीं किए जा सकते। इस प्रकार अपना आर्टिकल 14 समाप्त होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज आरएएस पाठशाला को लाइक करें और अपने जो दोस्त आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के साथ साथ आपको भी इसका फायदा मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।